हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के नियम। तो जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें दो प्रकार उसका देखे थे, प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण संख्या और अप्रत्यक्ष ऑक्सीकरण संख्या। आज उसमें आगे देखना है ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के नियम। तो सबसे पहले इसमें उसको दिया है जो पहले देख चुके थे, जैसे जो समनाभिकीय रहेगा, माने कि समान प्रकृति के जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करके अणु का निर्माण करेंगे तो उस स्थिति में इस प्रकार से सहसंयोजी बंध द्वारा समान परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन में है Cl2, तो इसमें दो क्लोरीन परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध। तो इसके लिए क्लोरीन में जो बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा वो दोनों के बीच में समान रूप से स्थित रहता है, जिसके कारण Cl2 जो है क्लोरीन, इसके लिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसको पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध रहता है और दोनों क्लोरीन की प्रकृति समान रहती है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है 0 रहेगा। दूसरा में वे परमाणु आते हैं जिसमें असमान प्रकृति के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बंध बनता है। असमान प्रकृति बोलने से HCl इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसमें धन आयन आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रकृति इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, लेकिन जो क्लोरीन है उसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। तो यहाँ पे क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है और जो हाइड्रोजन है विद्युत धनी तत्व रहता है। तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और सहसंयोजक बंध बनेगा, लेकिन इसमें इसकी जो प्रकृति है क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको यह क्लोरीन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है क्लोरीन की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण क्लोरीन पे ऋण आवेश आएगा और हाइड्रोजन पे धन आवेश आता है। तो इसमें जब ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और जो क्लोरीन का रहता है -1। तो यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में +1 हाइड्रोजन का रहेगा और क्लोरीन का रहता है -1। तो जिसमें विद्युत ऋणी जो रहेगा उस पर माइनस चार्ज रहेगा और जो विद्युत धनी तत्व रहता है उस पर धन आवेश आता है। उसके बाद इसमें और आगे दिया गया है कि जो किसी भी परमाणु, अणु या फिर आयन का ऑक्सीकरणांक निर्धारित करने के नियम। तो यहाँ पे कोई भी तत्व अगर वो फ्री रूप में रहता है, मुक्त रूप में रहता है या फिर किसी भी अपर रूप के रूप में पाया जा सकता है, जैसे कार्बन एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, इसी प्रकार जो मूल अवस्था में किसी भी चीज़ का ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो उसका मान हमेशा यहाँ से 0 ही मिलता है। तो कोई सा भी तत्व अगर वो फ्री रहेगा या फिर समान प्रकृति वाले परमाणुओं से बना हुआ अणु रहेगा तो उसके लिए हमेशा ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। जैसे यहाँ पे हीलियम में दिया गया है, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा He के लिए 0, O3 ये है ओजोन और O2 है ऑक्सीजन। तो इन दोनों में ऑक्सीजन ही परमाणु के रूप में पाया जा रहा है, तो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से ओजोन और ऑक्सीजन बने हैं, इसलिए इसमें भी जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो 0 हो जाएगा। P4 में फास्फोरस का ये अणु है जिसमें 4 फास्फोरस परमाणु सहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो इसमें जो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था इसके लिए भी 0 रहेगा। एक क्लोरीन को पहले देख चुके हैं, इसके लिए 0 ही आता है। सल्फर का अणु जो है A सेट के रूप में रहता है, तो सल्फर के एक अणु में 8 सल्फर का परमाणु पाया जाएगा। तो समान प्रकार के परमाणुओं से सल्फर का अणु बना है, इसलिए यहाँ पे सल्फर के लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 रहता है। उसके बाद आगे दिया है कि एक परमाणुिक आयन
अगर कोई सा भी तत्व आणिक रूप में रहेगा लेकिन एक परमाणु के रूप में रहता है, जैसे एक ही ठो परमाणु रहेगा और आणिक रूप में रहेगा, तो उस तत्व की ऑक्सीकरण जो अवस्था है उसको देखने के लिए उस आयन पे जो भी आवेश पाया जाएगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था रहता है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसमें ये एक ही ठो है, मैग्नीशियम एक तत्व है और देखेंगे तो एक ठो परमाणु है, क्योंकि ये अकेला है मैग्नीशियम तो ये एक परमाणुविक हो गया। और आयन बोला है तो ये 2+, दो ठो धन आयन इसमें है तो धन आयन के रूप में एक परमाणुविक है। तो मैग्नीशियम में जो 2+ आयन है, अगर इसके लिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो इसमें 2+ चार्ज है, इसलिए जो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, +2 होगा। उसी प्रकार एक परमाणुविक आयन में ये तो हो गया धन आयन। अब अगला देख लेते हैं ऋण आयन का। तो यहाँ पे दिया गया है फ्लोरीन F-, तो जो फ्लोरीन है ये भी एक परमाणु है और इस पे ऋण आयन है। तो F- में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, इसमें एक तो माइनस चार्ज है तो इसके लिए हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से एक परमाणुविक आयन में जो भी आवेश उसमें पाया जाता है वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था रहता है। उसके बाद दिया गया है हाइड्राइड। जो भी हाइड्राइड हैं, अभी तक हम लोग सब P ब्लॉक D ब्लॉक में हाइड्राइड पढ़ते हुए आए हैं, तो इन सब में जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड को छोड़ करके सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होगी, +1 रहती है। हाइड्राइड को छोड़ देंगे तो जिसमें भी हाइड्रोजन पाया जाएगा उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होगा, +1 रहता है। लेकिन जो हाइड्राइड रहेगा, जितने भी हाइड्राइड रहेंगे उन हाइड्राइडों में ऑक्सीकरण अवस्था हाइड्रोजन का हमेशा -1 होता है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, -2 रहता है। लेकिन पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड जहाँ जहाँ पे बनता है, जैसे कि ये सोडियम पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इन सब में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान है ये -1 रहता है। तो सामान्य रूप से ऑक्सीकरण अवस्था -2 रहता है ऑक्सीजन का, लेकिन पर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। इसी प्रकार से जो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड का सूत्र होता है O2-, जैसे कि KO2, ये क्या है, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, K+ और O2- में टूटेगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, K+ और O2-। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है -1/2 पाया जाता है, क्योंकि 2 ठो ऑक्सीजन इसमें उपस्थित है और आवेश कितना है, 1 ठो ऋण आवेश है। तो 2 ठो ऑक्सीजन में 1 ठो ऋण आवेश को बांटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 और ऋण आवेश है तो ऋण 1/2, इसमें ऑक्सीकरण संख्या आएगा ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन से अगर अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है, जैसे ऑक्सीजन से ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद सेकंड में क्या होता है, ऑक्सीजन ही विद्युत ऋणी तत्व है। तो जो O2 है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान प्लस में आता है। अपने से अधिक विद्युत ऋणी के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान है वो प्लस में आ जाएगा, लेकिन अपने से कम विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा रहेगा तो इसके लिए माइनस में आता है। OF2 में और O2F2 में, तो OF2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान यहाँ पे आएगा +2, और O2F2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है उसका मान आएगा +1। तो इसको यहाँ पे जो फ्लोराइड बनता है ऑक्सीजन का, उसमें अलग प्रकार का धन आयन वाला ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उसके बाद जो सभी तत्वों में फ्लोरीन, जितने भी तत्व हैं आवर्त सारणी में, सब में जो फ्लोरीन है वो क्या होगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व रहता है। इसलिए इन यौगिकों की ऑक्सीकरण
जो भी यौगिक बनाएगा फ्लोरीन, उनमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान हमेशा -1 रहेगा। लेकिन अन्य हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है जब वे यौगिकों में हैलाइड आयन के रूप में होते हैं। तो जब भी हैलाइड आयन के रूप में रहेगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था का मान जितने भी हैलोजन हैं उनके लिए -1 रहेगा। और ऑक्सी एसिड तथा ऑक्सी एन आयन में यहाँ भी जो हैलोजन रहेगा, हैलाइड है, उसमें -1 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा हैलोजन के लिए। लेकिन जो ऑक्सी एसिड रहता है या फिर ऑक्सी एन आयन बनता है, उनके लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, उनमें जो हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है उसका मान धनात्मक में आता है। उसके बाद यह है आगे, जो आणिक यौगिक हैं उनमें विद्युत धनी तत्व, जो भी विद्युत धनी तत्व रहेंगे वह धातु कहलाते हैं। तो जो भी विद्युत धनी तत्व हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। और जो विद्युत ऋणी तत्व रहते हैं जिनको अधातु कहा जाता है, इनके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान ऋणात्मक रहता है। जैसे कि NaCl, यह एक आणिक यौगिक है। NaCl ये किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटता है। तो Na+ में टूटेगा तो Na में 1+ चार्ज आता है, इसलिए सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा +1। और Cl जो है Cl- में टूटेगा तो क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान हो जाएगा -1। उसके बाद दो अधातु तत्व आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो उन यौगिकों में क्या होगा, जो कम विद्युत ऋणी तत्व रहेगा। अब अधातु हैं तो अधातु का मतलब है कि दोनों विद्युत ऋणी हैं। तो दोनों जब विद्युत ऋणी रहेंगे तो उसमें तुलना करेंगे कि कौन कम विद्युत ऋणी है और कौन ज़्यादा विद्युत ऋणी है। तो जो कम विद्युत ऋणी तत्व रहेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक रहेगी, और अधिक विद्युत ऋणी जो तत्व रहेगा उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है अंतर हैलोजन यौगिक, ये क्या है, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और 3 फ्लोरीन है तो ट्राई, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। तो क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। इसके साथ अब देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें क्या है, दोनों हैलोजन फैमिली के हैं तो दोनों क्या हैं, अधातु हैं। तो दोनों भी क्या हैं, विद्युत ऋणी हैं। तो विद्युत ऋणी हैं तो इसमें कौन ज़्यादा विद्युत ऋणी है और कौन कम विद्युत ऋणी है। तो जो फ्लोरीन है ज़्यादा विद्युत ऋणी है और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, कम विद्युत ऋणी है। तो जो क्लोरीन है कम विद्युत ऋणी है, जिसके कारण इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसका मान होता है यहाँ पे +3। और जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। और इसका जो मान है वह इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसके क्लोरीन के लिए +3 है तो फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे आएगा। और ICl में देखेंगे तो यहाँ पे आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा, +1 रहेगा, क्योंकि आयोडीन क्लोरीन से कम विद्युत ऋणी है और क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है। तो इसमें क्लोरीन का हो जाएगा -1 और इसमें जो आयोडीन का हो जाएगा वो होगा +1, और इसमें फ्लोरीन का हो जाएगा -1 और जो क्लोरीन है इसका हो जाएगा +3। उसके बाद दिया गया है क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या। तो क्षार धातु कहने का मतलब है जो आवर्त सारणी है उसमें से प्रथम वर्ग के तत्व, जो हाइड्रोजन फैमिली है, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब को बोला जाता है क्षार धातु। तो जो क्षार धातु के लिए ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा, +1 होगा, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। और जो क्षारीय मृदा तत्व में कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये सब आते हैं किसमें, क्षारीय मृदा तत्व में। आवर्त सारणी में जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं
बेरिलियम के नीचे वाले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब किस में आएंगे? क्षारीय मृदा तत्व में। इनका जो ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा? हमेशा +2 रहेगा। अब बहुपरमाणविक आयन, जब आयन रहेगा उसमें क्या होगा? एक से अधिक परमाणु रहेंगे तो उसको बोलेंगे बहुपरमाणविक आयन। इनके लिए सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है वह आयन पर स्थित आवेश के तुल्य रहेगा। तो जितना भी बहुपरमाणविक रहेगा, माने एक से अधिक परमाणु अगर किसी यौगिक में है तो उसमें क्या होगा? सभी तत्व का जो ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा वह क्या होगा? आयन पे जो भी आवेश पाया जाएगा उसके बराबर या तुल्य रहेगा। उदासीन अणु का अगर देखेंगे तो संयोजी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग क्या होगा? 0 रहता है। जो उदासीन अणु रहते हैं जैसे कि H2O, NH3, ये उपसंयोजी यौगिक में मिलेगा। इनके लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 रहता है। और जो बहुपरमाणविक हैं इनमें आगे उदाहरण अभी दिया है, इसको यहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा इसमें का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। इन सभी नियमों के आधार पे, अभी इतना सारा जो नियम दिया गया है, इन सब नियम के आधार पे यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। तो उसको यहाँ से देखना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है जो H2SO4, इसका हल भी दिया हुआ है बुक में। तो एक दो इसमें का देख रहे हैं, बाकी आप लोग सब देख लेना, बुक में दिया हुआ है समझने के लिए। पहले हल सहित उदाहरण। तो जो ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो ऑक्सीकरण संख्या की गणना करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें क्या है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। वैसे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें क्या करना है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। यह क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, इसमें क्या करना है? मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन सब में क्या करना है? किसी एक का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा? बहुपरमाणविक आयन वाला नियम लागू होगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसमें 2, 1, 3 और 4, 7 परमाणु इसमें उपस्थित हैं। इसमें क्या है? 3 परमाणु उपस्थित है CO2 में, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो 3 परमाणु हैं। तो ये सब किस में आएंगे? बहुपरमाणविक अणु या आयन में आएंगे। तो इन सब का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए कौन सा वाला नियम लागू होगा? सब का ऑक्सीकरण अवस्था को जोड़ेंगे और इसमें जो आवेश रहेगा उसको बराबर में रखेंगे। इसका एक वीडियो पहले डल चुका है ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेशन करके, गूगल क्लासरूम से आप लोग देख लेना। वहाँ पे डिटेल में एक बार पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। अब यहाँ पे फिर से उसी को रिपीट किया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना। तो H2SO4 जो है उसमें क्या निकालना है? हमको पहले सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो जिसका निकालना रहता है उसको क्या करते हैं? X मानते हैं। तो माना कि जो H2SO4 है इसमें क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? X है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था रहता है उनको रखेंगे और सल्फर के जगह में क्या रखेंगे? X रखेंगे। और इसमें कुछ भी आवेश नहीं है तो यहाँ पे बराबर करके कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन जब आवेश रहता है, जैसे यहाँ पे -2 चार्ज रहता तो बराबर करके क्या लिखते? -2 लिखते। लेकिन यहाँ पे कोई आवेश नहीं है तो इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है इसका रहता है +1 और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो क्या होगा? 2 × +1। तो 1 हाइड्रोजन के लिए +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1 प्लस जो सल्फर का हमको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? X यहाँ पे माने हैं।
अब ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 4 × -2। अब यहाँ पे कुछ आवेश इसमें दिया नहीं है, जैसे इसमें देखो -3 आवेश इसमें है, तो जैसे इस प्रकार से आवेश दिया रहेगा उसको यहाँ पे बराबर करके लिखना रहता है, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इन सब को क्या करेंगे, हल करना है, तो ये 2 × +1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 प्लस x का x और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस में है तो -8 इक्वल टू, अब इसी को आगे हल किया है तो जो x है इसको पहले लिखा है x और ये -8 में +2 करेंगे तो क्या बचेगा -6 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा x -6, तो अब ये हो गया x -6। अब यहाँ पे जो -6 है इनको यहाँ पे देखो कोई आवेश नहीं था, तो यह योग किसके बराबर यहाँ पे होगा, कोई आवेश नहीं है, माने कि उदासीन प्रकार का ये जो अणु है या यौगिक है ये क्या है, उदासीन है। तो उदासीन के लिए इस जो योग है इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के इक्वल करते हैं, तो x -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है -6 उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 का इधर आके हो जाएगा 6, या फिर इसको +6 भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 6 या फिर +6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो H2SO4 है इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे थे, तो इसका मान यहाँ पे क्या आ जाएगा +6 आता है। तो यहाँ पे जो H2SO4 है इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था का मान +6 आएगा। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकाला जाता है। उसके बाद इसी प्रकार से किसका निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकलेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन का है उसको क्या माना है, x माना है, और जो ऑक्सीजन है वहाँ पे एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या करेगा 2 × -2 करके इसको निकालेंगे। उसके बाद आगे दिया हुआ है KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो मैग्नीज के लिए क्या माना है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था x माने हैं, और जो पोटेशियम का क्या होता है +1 रहता है, और ऑक्सीजन का रहेगा -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 4 × -2, और पोटेशियम 1 है तो इसके लिए +1 तो 1 ही लिखा है, और मैग्नीज के लिए x। तो इन सब मान को जो पहले देखे हैं उसी प्रकार से इसमें भी पुट करना है, तो इसका मान यहाँ से आ जाएगा। तो जो पोटेशियम के लिए रखा है 1 प्लस मैग्नीज के लिए रहेगा x प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 4 है तो 4 × -2 किया है। अब इन सब को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से x और ये 4 दूनी 8 का -8 इक्वल टू यहाँ से होगा जो -8 है उसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे -7 बचेगा, तो x -7। अब यहाँ पे जो KMnO4 है इसमें कोई आवेश यहाँ नहीं दिया है, माने कि एक उदासीन अणु है, तो यहाँ पे इसका जो योग आया है x -7 इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से फिर पक्षांतर हो जाएगा, -7 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 या फिर -7। तो जो KMnO4 था उसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक का मान यहाँ पे +7 मिलता है। इस प्रकार से यहाँ से H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है ये K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब क्रोमियम का निकालना रहेगा ऑक्सीकरण अंक, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है 2 है, बाकी सब में एक ही ठो रहता था, इसमें देखो क्रोमियम 2 है और पोटेशियम का क्या होता है +1। तो जो क्रोमियम को एक क्रोमियम के लिए क्या मानेंगे x मानेंगे,
तो 2 ठो क्रोमियम के लिए यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2x रखना पड़ेगा। और जो पोटेशियम है उसका एक पोटेशियम का होता है +1, तो 2 ठो पोटेशियम का क्या हो जाएगा +2, और ये ऑक्सीजन के यहाँ पे -2 रखे हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आता है 2x + 2 -14। अब यहाँ से जो -14 है और +2 इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 12। यहाँ पे वहाँ पे आया था 2x - 12 = 0, तो 2x बराबर पक्षांतर किए तो -12 जो था और इधर आके हो जाएगा +12, तो x बराबर हो जाएगा 12 यहाँ से 2, तो यहाँ पे आएगा +6। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था का मान आएगा +6। इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है HNO3 में नाइट्रोजन का, और उसके बाद यहाँ तक आप लोग देख लेना। उसके बाद दिया हुआ है NH4 में, देखो यहाँ पे धन आवेश है और यहाँ जो H2O3 है इसमें 2 ठो ऋण आवेश है। तो ये आवेश वाले को देख लेते हैं यहाँ से। तो जो NH4+ है इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन के लिए मानेंगे x प्लस यहाँ पे 4 ठो हाइड्रोजन है तो 4 × एक हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 1 ठो धन आवेश है तो ये क्या हो जाएगा बराबर +1, क्योंकि 1 ठो धन आवेश था तो इसको बराबर के राइट हैंड साइड में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा x + 4 × 4 तो +4 इक्वल टू +1। तो ये जो x है इसको इस साइड रखेंगे, बाकी +4 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो +1 - 4 हो जाएगा। तो x बराबर इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा -4 + 1 = -3। तो यहाँ पे जो NH4+ है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक का मान क्या आ जाएगा -3। तो ये हो गया इसमें ऑक्सीकरणांक नाइट्रोजन के लिए। उसी प्रकार से अगला यहाँ पे एक और दिया हुआ है क्या H2O3 2-। तो जो H2O3 2- है, देखो इसमें जैसे प्लस आवेश था वैसे इसमें क्या आएगा माइनस आवेश है, इसमें भी माइनस आवेश है। तो इसको देख लेते हैं। तो जो H2O3 2- है इसमें क्या करेंगे सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था को क्या मानेंगे x मानेंगे। तो यहाँ पे कितना ठो सल्फर है 2 ठो सल्फर है, तो एक सल्फर के लिए क्या माने हैं x माने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ठो सल्फर के लिए 2x प्लस 3 ठो ऑक्सीजन है तो 3 गुणित एक ऑक्सीजन के लिए -2 तो 3 × -2 इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है 2 ऋण आवेश है तो ये क्या हो जाएगा बराबर ऋण 2 होगा। अब यहाँ से हल करेंगे 2x प्लस 3 दूनी 6 तो -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ऋण 6 बराबर ऋण 2। अब इसको यहाँ से डायरेक्ट हल कर दिया है, ऋण 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा धन 6 हो जाएगा। तो +6 -2 में क्या बचेगा यहाँ पे +4 बचेगा। इसको डायरेक्ट हल किया है 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे ऋण 6 को यहाँ से तो ये हो जाएगा +4। तो अब जो 2 है x के साथ गुणा में है तो इस 2 को इधर फिर पक्षांतर करेंगे तो 2 और x यहाँ पे गुणा के रूप में है। अब इधर पक्षांतर करेंगे तो किस रूप में आएगा भाग के रूप में आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा +4/2 या 4/2 बराबर क्या होगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ +4 था तो ये हो जाएगा +2। तो जो H2O3 2- है इसमें क्या हो जाएगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 आएगा। इसी प्रकार से जो PO4 3- है, CO3 2- है और CN- है, इन सब का ऑक्सीकरण संख्या का मान आप लोग देख लेना। उसके बाद जो लास्ट वाला है एक ठो देखते हैं इसको, ये है उपसहसंयोजी यौगिक या फिर इसको बोलते हैं संकुल यौगिक
या फिर कॉम्प्लेक्स यौगिक भी कहा जाता है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट में जो भी लिखा रहता है वह रहता है उपसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक। तो इसमें क्या पूछा है, आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। तो जो आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आयरन को क्या मानेंगे, X मानेंगे, प्लस यहाँ पे 6 ठो क्या हुआ है, CN जुड़ा हुआ है, साइनाइड जुड़ा हुआ है। तो 6 गुणित क्या करेंगे, एक साइनाइड के लिए होता है -1, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू यहाँ पे 3 ठो ऋण आवेश है, तो बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो ये रहेगा X प्लस -6 बराबर -3। इसको भी डायरेक्ट हल कर दिया है। जो -6 है और राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस इधर का -6 इधर आके +6 हो जाएगा। तो +6 -3 करेंगे तो क्या बचेगा, +3 यहाँ पे बचेगा। तो x बराबर आ गया +3। तो इसमें जो आयरन है इस वाले यौगिक में, उसमें आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो जाएगा, +3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीकरण अवस्था का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि किस में निकालना है, तो इसको आप लोग इधर से पीछे वाले पेज से देख सकते हो पलट करके, किस में निकालना है, CrH2O6 3+ में क्रोमियम का निकालना है। तो ये भी जस्ट इसी के जैसे निकलेगा। यहाँ पे क्या अंतर होगा, जो H2O है इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि H2O एक उदासीन अणु है। और यहाँ पे Cn में -1 चार्ज रहता था, क्योंकि -1 इसका ऑक्सीकरण अवस्था है। लेकिन जो H2O है इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान यहाँ पे 0 होगा। तो क्रोमियम का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था आता है। यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीकरण अवस्था का मान आ जाएगा +3। उसके बाद आगे इसमें दिया गया है एक और कि जो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था संख्या के विरोधाभास। इसका मतलब है कि जो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या के विरोधाभास, इसमें क्या करेंगे कि जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान है इसमें भिन्न के रूप में आएगा। तो उसके लिए इसमें उदाहरण सीधा देखते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो C3 है O2, इसमें क्या निकालना है, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो सबसे पहले इसमें इसका संरचना बना करके बताया गया है कि जो 3 ठो कार्बन है उसमें 2 ठो ऑक्सीजन किस प्रकार से संरचना में जुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, 3 ठो जो कार्बन है वो एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े रहेंगे, डायरेक्ट तीनों कार्बन जुड़े रहते हैं। और जो 2 ठो ऑक्सीजन है वह दोनों सिरे में रहता है। तो सब के बीच में यहाँ पे क्या पाया जाएगा, डबल बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे इस वाले जो कार्बन है उसके लिए जो बीच वाला कार्बन है उसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान या ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 रहेगा, क्योंकि वह सीधे सीधे 2 ठो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन से सीधा जुड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन से ही जुड़ा है तो समान प्रकृति है कार्बन कार्बन की, इसलिए जो बीच वाला कार्बन है उसमें ऑक्सीकरण कार्बन है बीच वाला, उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था का मान यहाँ से 0 आएगा। अब जो है अगला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के लिए ऑक्सीजन में हमेशा क्या रहता है, -2 चार्ज रहता है। तो जो ऑक्सीजन है उसमें रहेगा -2 चार्ज, तो कार्बन पे क्या आएगा, +2 चार्ज आ जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो जो कार्बन है उस पर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। तो इसमें अगर देखेंगे C3O2 के लिए तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन के औसत ऑक्सीकरण अवस्था का मान जब निकाला जाता है तो यहाँ पे 2 ठो कार्बन है तो 2 ठो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 2, एक कार्बन पे +2 चार्ज है तो 2 ठो कार्बन के लिए हो जाएगा 2 × 2 प्लस एक कार्बन पे क्या है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था है तो उसके लिए यहाँ से हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बटा 3 किया है क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ये 2 दूनी 4 और ये 1 × 0 का 0 हो जाएगा तो ये होगा 4/3। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की जो औसत ऑक्सीकरण संख्या का मान किस में आ रहा है, बटा के रूप में आ रहा है, भिन्न के रूप में आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे उन तत्वों को स्टार से प्रदर्शित किया गया है जो समान तत्वों की प्रत्येक स्पीशीज में अन्य तत्वों को छोड़कर विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसमें जहाँ जहाँ पे स्टार से प्रदर्शित किया हुआ है उसमें जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं उनको यहाँ पे स्टार से शो करेगा। अब उसके बाद ये तो हो गया पहला, तो इसमें किसके लिए निकाले थे हम लोग, कार्बन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान निकाले थे। अब अगला इसी में एक और आता है यौगिक जो है Br2 Br3O8। तो जो Br3O8 है इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका भी संरचना बनाएंगे। तो जो Br3 है माने कि 3 ठो ब्रोमीन है तो 3 ठो ब्रोमीन इसमें सीधे सीधे जुड़े रहेंगे और 8 ऑक्सीजन है तो शुरू वाले ब्रोमीन से 3 ऑक्सीजन, लास्ट वाले ब्रोमीन से 3 ऑक्सीजन और जो बीच में जो ब्रोमीन है उसमें से 2 ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। और इन सब के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहाँ पे हो वहाँ पे डबल बंद रहेगा और जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे सिंगल बंद या एकल बंद रहता है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है इस पे स्टार है, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन है अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे शो करेगा। तो जो एक ऑक्सीजन पे कितना -2 चार्ज रहता है तो इस वाले ब्रोमीन पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के कारण -2 चार्ज है, इसमें -2 इसमें -2 तो तीनों ऑक्सीजन का मिला के क्या हो जाएगा, -6 चार्ज ऑक्सीजन पे हो जाएगा। तो उसके जस्ट अपोजिट -6 के उल्टा ब्रोमीन पे क्या हो जाएगा, +6 चार्ज इस वाले ब्रोमीन पे आएगा। अब इसमें 2 ठो ऑक्सीजन जुड़ा है तो 2 ऑक्सीजन का इसका -2 इसका -2 तो इन दोनों का -2 मिला के -4 तो उसके उल्टा +4 होगा ब्रोमीन के लिए। इन तीनों ऑक्सीजन का हो जाएगा -6 तो ब्रोमीन के लिए क्या होगा, +6। तो इस प्रकार से जो तीनों ब्रोमीन है क्या है, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे शो करेगा। तो जो ब्रोमीन का औसत ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखो ब्रोमीन अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है तो इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों ब्रोमीन का जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको जोड़ेंगे और 3 ठो ब्रोमीन है तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पे +6 +4 और +6 तीनों को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं तो सबको जोड़ने पे आता है 16/3 करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसके लिए औसत ऑक्सीकरण अवस्था का मान आ जाता है 16/3 या 16/3। तो ये भी एक ठो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इसमें शो होगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है H4O6 2-। तो इसमें भी क्या करना है, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। तो सल्फर इसमें कितना ठो है, 4 ठो है। तो 4 ठो जो सल्फर है एकल बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं बीच में, और क्या होगा 6 ठो ऑक्सीजन है। तो जो दोनों सिरे में 2 ठो जो सल्फर है सिरा में, उन सल्फर के साथ 3-3 ठो ऑक्सीजन जुड़ा है।
अब इसमें देखो 2 माइनस चार्ज है तो 2 ठो ऋण आवेश है, इसका मतलब है कि 2 ठो ऑक्सीजन पे ऋण आवेश आएगा। तो 6 ठो ऑक्सीजन है तो 2 ठो ऑक्सीजन पे क्या लगाना है, ऋण आवेश लगाना है। तो इस सिरे वाले एक ऑक्सीजन पे ऋण आवेश लगाते हैं और दूसरे सिरे वाले ऑक्सीजन पे एक ठो ऋण आवेश लगाते हैं। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण निकालना है तो क्या करेंगे, जहाँ पे डबल बंध के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन वहाँ पे कोई आवेश नहीं रहेगा ऑक्सीजन पे, लेकिन जहाँ पे एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है वहाँ पे ऋण आवेश लगेगा। तो इस ऑक्सीजन के कारण -2 चार्ज, इसके कारण -2 और इसके कारण -1, तो 2 2 4 1 5 -5 चार्ज ऑक्सीजन का हुआ। तो उसके जस्ट अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर में +5 चार्ज रहेगा। अब यह सल्फर से ही अटैच्ड है तो इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होगा, 0। यह सल्फर फिर सल्फर से अटैच्ड है तो इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान होगा 0। अब इस सल्फर के लिए देखेंगे तो 2 2 4 1 5 -5 फिर हो रहा है ऑक्सीजन का, तो उसका उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, +5। तो जब सल्फर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, चारों सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 धन 0 धन 0 धन 5, तो इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 4 ठो सल्फर है तो 4 से डिवाइड किए तो 10/4 बराबर आएगा 2.5। तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है 10/4 हो जाएगा भिन्नात्मक रूप में, या फिर हल करेंगे तो आएगा 2.5। तो ये हो गया भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद इसी में आगे दिया हुआ है जो विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है। यह है विरंजक चूर्ण का सूत्र या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र। इसमें अगर क्लोरीन के ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो एक ठो रहता है +1 और एक ठो रहता है -1, माने दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। तो विरंजक चूर्ण का जब संगठन देखते हैं उसका, तो उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम है 2+ आयन के रूप में रहता है और OCl- आयन के रूप में रहेगा। जो OCl है ये एक माइनस आयन के रूप में रहता है और एक तो Cl फिर एक माइनस आयन के रूप में रहता है। तो जो OCl- है इसमें का क्लोरीन, जो OCl- रहता है इसमें का जो क्लोरीन है इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +1 और जो क्लोरीन माइनस है उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है यहाँ पे -1। तो जो विरंजक चूर्ण है इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाता है, क्लोरीन। एक क्लोरीन क्या दर्शाएगा, +1 शो करेगा OCl- के कारण, और दूसरा क्लोरीन क्या करता है, Cl- के कारण -1 शो करता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है 2 ठो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दोनों क्लोरीन दर्शाएंगे। तो यही हो गया भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का। अब यहीं तक इसको देखना, इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हल सहित उदाहरण करके। तो इसमें जो एसिटिक एसिड का सूत्र है इसमें क्या करना है, कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। उसके बाद और इसमें दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रिया विभिन्न तरीकों से होती है क्यों, तो इसको भी देख लेना। अब इसके आगे का जो संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक है इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।